अजीत भाई साहब, जरा आपसे पूछ लूं क्योंकि आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का और कैसे काम करते हैं, हर चीज के मूल मंत्र में तो बिजनेस छुपा ही हुआ है। हर देश घुमा फिरा के बिजनेस अपना बढ़ाने में लगा है। मुझे जरा एक चीज बताइए, इज इट अ प्रूडेंट थिंग, रशिया से हमारे कोई बहुत पुराने संबंध रहे हैं और आज भी कोई संबंध खराब नहीं है, बड़ा बिजनेस उनके साथ करते हैं, एक ऐसा सम्मेलन जहां पे केवल रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है और उनके अपने झगड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, आपको एक किसी के साथ खड़े होने में अगर आपको लगता है गलत है वो ठीक था, लेकिन एक ऐसे सम्मेलन में आप जाके भाग ले रहे हैं जहां पे केवल रशिया को कॉर्नर करने के प्रस्ताव पास हो रहे हैं। और दूसरा, चाइना को, चाइना से या तो हम हमारी अपनी समस्या हम डायरेक्ट अपना चाइना से बोलेंगे भाई ये समस्या है, आप इन इन 7 बड़े देशों के पिछलग्गू बन के चाइना को हमें क्या जरूरत है कॉर्नर। मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाहूंगा, इज इट अ प्रूडेंट डिप्लोमेसी, ये क्या ठीक काम हो रहा है जो अभी देश के लिए हो रहा है? अजीत भाई साहब। नहीं, आपने अच्छा सवाल रेज किया आनंद भाई साहब। देखिए, चाइना से शुरू करते हैं। चाइना से हमारा आज जो बायलैटरल ट्रेड है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो पैराडॉक्स देखिए, बायलैटरल ट्रेड वन ऑफ द हाईएस्ट, इनफैक्ट रिसेंट फिगर्स आया था कि यूएस से ज्यादा बायलैटरल ट्रेड इंडिया चाइना का हो गया है। ऑफ कोर्स आतमजीत सिंह साहब ने सही कहा कि वो बायलैटरल ट्रेड लार्जली जो है वो डेफिसिट है, मतलब हम लोग के तरफ से। और बट ये चीज तो चाइना का यूएस के साथ भी है। चाइना यूएस जो ट्रेड रिलेशंस है उसमें भी मैसिव डेफिसिट है अमेरिका के तरफ से। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि डेफिसिट के बावजूद भी इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड इतना हाई है, नंबर 1। और उसके बाद जो है, कोई 1962 के बाद तो कोई हम वॉर लड़े नहीं है चाइना के साथ मेजर। जो भी हुआ है बॉर्डर पे डोकलम को लेके या जो भी टेंशन्स हुआ है, बट इस तरह से आइसोलेट करना चाइना को जो G7 कर रही है, और रशिया को जिसके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। इनफैक्ट करीब करीब लास्ट 3 इयर्स में इंडिया का जो इकोनॉमिक रिकवरी हुआ थोड़ा बहुत, उसमें बहुत बड़ा हाथ है रशियन ऑयल का, जो हमको बिलो मार्केट प्राइस पे मिल रहा था। तो रशिया के साथ वैसे भी हमारा संबंध आज का नहीं, बहुत पुराना है, वंडरफुल रिलेशनशिप। बट मोदी जी जब G7 में गए तो वहां पे उन्होंने यूक्रेन पर एक सेशन हुआ, वहां पे मोदी जी यूक्रेन का इशू लेकर बातचीत किए कि इसका जो है कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि इट शुड बी सॉर्ट ऑफ फेयर टू यूक्रेन। ना अब दिक्कत क्या है कि ठीक है, यूक्रेन भी आपका फ्रेंड है, रशिया बड़ा फ्रेंड है, बट जब यूक्रेन के साथ आप बातचीत करते हैं G7 के फोरम पे, तो वो तो पूरा G7 से गाइडेड हो जाता है। तो वो जो है ना, वो उससे टेंशन बढ़ेगा रशिया के साथ, और जब टेंशन बढ़ेगा रशिया के साथ तो टेंशन बढ़ेगा चाइना के साथ। तो ये जो है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम, इंडिया यूएस बेटर रिलेशन, और उसके बाद मोदी जी के आने के बाद ये एक नया आयाम ले लिया। ये बेसिकली क्वाड के मेंबर हम लोग बन गए, इंडो पैसिफिक जो है वो बन गया सेंटर ऑफ फोकस कह सकते हैं यूएस के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंडिया उसका जो है एक अंग बन गया। तो उससे क्या हुआ कि चाइना से रिलेशनशिप हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि खराब हो गया। और चाइना से हुआ, और चाइना रशिया में दोस्ती है तो पूरा शिफ्ट कर गया है। हम एक जमाने में नॉन अलाइंड थे, उसके बाद मल्टी अलाइंड हुए, और अब जो है यूएस के साथ बेसिकली हम नेटो के मेंबर तो नहीं है, बट यूएस के साथ ओपनली अलाइंड हो गए हैं इंडो पैसिफिक में। और एज अ रिजल्ट जो है चाइना के साथ टेंशन बढ़ गया है, रशिया के साथ अभी भी रिलेशनशिप ठीक ठाक है, बट
ये फ्यूचर में गड़बड़ हो सकता है। तो ये मैं कहूंगा एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। अब मान लीजिए यदि आप कॉम्प्रोमाइज किए और इससे जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इंडिया का, जैसे चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुआ था और हेनरी किसिंगर जाके निक्सन के पीरियड में मैसिव इन्वेस्टमेंट करके चाइना को वर्ल्ड का नंबर 2 पावर बना दिए। यदि ऐसा हो, ऐसा यदि इस तरह का नया लिंक बन सके तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, चाइना एनिमी रहे, इससे इंडिया को फायदा है। बट वो एक्चुअली ग्राउंड पे हो नहीं रहा है। उस तरह का इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जिससे इंडिया को फायदा हो वो नहीं हो रहा है, जिस तरह से एक तरह से बताइए चाइना का हुआ। चाइना जो है वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थे वो अमेरिका के बाद में यूरोप का भी सारा चाइना शिफ्ट कर गया। इंडिया में तो अभी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन सच में पूछा जाए तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हम लोग तो बेसिकली मतलब यदि हम लोगों को बुरा ना लगे तो हम लोग तो सेमी एग्रेरियन कंट्री हैं, सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड। हमारे पास जो भी है वो सॉफ्टवेयर में है थोड़ा, और कह सकते हैं कि यहाँ पे सीधे एग्रीकल्चर से हम कूद गए सर्विसेज में। मैन्युफैक्चरिंग का तो रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं इस देश में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सीरियसली हुआ ही नहीं। उसी का वही कारण है कि आज इंडिया में आफ्टर 75 इयर्स इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और इनफैक्ट ये चुनाव यदि देखा जाए जो हुआ, इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑपोजिशन इतना अच्छा किया, जीता तो नहीं, बट सच्चाई ये है आनंद जी, यदि बीजेपी का वोट 1% कम होता, जो आज मिला है बीजेपी को, उससे 1% कम होता, 36% करीब है, 1% कम होता तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। इस कगार पे ये इलेक्शन जो ये जो मोदी जी जीते हैं उनका भाग्य है, सर्वाइवर है, वो जीत लिए, नहीं तो ये चुनाव जीतते नहीं। और उसका मेन कारण यदि देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो आतमजीत सिंह साहब ने कहा, मैं बाकी स्पीकर को नहीं सुना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हाई इन्फ्लेशन, और थर्ड जो हमारा सबसे इकोनॉमिकली पुअर कम्युनिटीज है, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, उसका जो है वोट, और माइनॉरिटीज ऑफ कोर्स, वो वोट जो है वो शिफ्ट कर गया बीजेपी से, यूपी में मायावती से, टुवर्ड्स द इंडिया अलायंस। और इस कारण इंडिया अलायंस इतना अच्छा कर पाया है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली कहने के लिए हमारा, आप कह दीजिए 7% ग्रोथ रेट है और बाकी दुनिया का लेस देन 2% ग्रोथ रेट है G7 का, बट सच्चाई यही है कि पर कैपिटा वाइज हम लोग को मतलब हम लोग बहुत ही लो है। अजित भाई साहब, मैं एक चीज और पूछ लूं इस विजिट को ध्यान में रखते हुए, ये जो पोप के साथ अब गले लगे हैं कि गले पड़े हैं, जो भी हुआ है, मोदी जी बिना कारण कोई फोटो नहीं खिंचवाते हैं, उससे वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है और पोप के साथ वो गले लग के किसको एड्रेस कर रहा है? मैं थोड़ा एक बार छोटी टिप्पणी आपसे इस पे भी चाहूंगा। देखिए, डोमेस्टिकली ऐसे तो इंटरनेशनली वहां गए, सारे डेलीगेट से मिले, सारे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से मिले, G7 के बाकी लोगों से भी मिले, बट डोमेस्टिकली जो बीजेपी का नया पॉलिसी है मोदी जी का, कि क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक तरह से कह सकते हैं अपीज करो और मुस्लिम्स को आइसोलेट करो। आपने ये चुनाव में भी देखा होगा, केरला में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह जो है नया फोकस, हालांकि मणिपुर में तो उल्टा हो गया, बट इनका फोकस वही है क्योंकि ये चाहते हैं पेनिट्रेट करना साउथ में, स्पेशली मान लीजिए केरला में यदि करना है और क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके साथ नहीं है तो फिर आप जिंदगी में कभी भी केरला में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे यदि मुस्लिम्स आइसोलेटेड है। आपने देखा इस बार भी पूरा अटेम्प्ट था, और तमिलनाडु में या बाकी जगह में जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी हाई है, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड फॉर एग्जांपल बहुत हाई है,
उसी तरह से जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी हाई है, गोवा में, वहां वहां इनका अटेम्प्ट वही रहा है बीजेपी का कि जी ऐसा ट्रीट किया जाए कि हमारा एक ही एनिमी है एंड दैट इज द मुस्लिम्स, और बाकी जो जी है सबका साथ सबका विकास। तो ऑब्वियसली जी उसने एक तो वो मतलब जरूर सिंबॉलिकली जो पोप फ्रांसिस से मिले हैं, जो उसमें नेचुरली वो एक अटेम्प्ट है। तो पता नहीं ये कितना सक्सीड करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मुस्लिम वोट परसेंटेज इतना हाई है कि यूपी में जो करारी चोट मिला है, या महाराष्ट्र में, या मैं कहूंगा टू सम एक्सटेंट राजस्थान या बाकी इंडिया में, उसका वन लार्ज रीजन है टोटल मुस्लिम वोट अगेंस्ट बीजेपी टू वन कैंडिडेट। ये जो इंडिया गठबंधन ने इस बार एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाया कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम वोट, अकलियत का वोट डिवाइड नहीं हो, इससे मोदी जी को जी अंदाज लग गया होगा। और आपने जी देखा होगा कि इस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। इंद्रेश कुमार आरएसएस के, उनका मेन काम होता था वो एक तरह से आउटरीच करते थे आरएसएस का मुस्लिम्स के साथ। और कल या परसों इंद्रेश कुमार ने अटैक किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एरोगेंट कहा है। और उसके पहले जी मोहन भागवत जी अटैक किए। मोहन भागवत जी ने मणिपुर का चर्चा किया, उसके ऊपर से उन्होंने भी कहा एरोगेंस। उन्होंने कहा जो कैंपेन था वो इतना घटिया लेवल का कैंपेन था। तो ओपनली क्रिटिसिज्म, और भी काफी लोग संघ में जो है इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये भी जी जी क्रिटिसिज्म है कि डाइल्यूट किया जा रहा है बीजेपी के आइडियोलॉजी को, बाहर से लोगों को लाला के मोर देन 30% एमपीज जिसको टिकट दिया गया जी वो जी दल अजीत बदलू थे। तो ओपन भाई, क्रिटिसिज्म है। तो मैं अजीत भाई, आप जेएनयू के आपके एलुमनाई दो हैं, एक एक एलुमनाई के बारे में मैं जवाब दे दे रहा हूँ, एक आपसे पूछ ले रहा हूँ। एक विमला बरालिया जी वो पूछ रहे, आनंद जी मेरा सवाल है कि पूरे इलेक्शन के दौरान परकाला प्रभाकर ने सरकार की नीतियों को जमकर आलोचना की, फिर उनकी पत्नी निर्मला सीतारमण वापस फाइनेंस मिनिस्टर क्यों? भाई दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, दोनों अलग अलग दो व्यक्ति हैं। तो एक और ये मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है कि अगर आप, हमारी अलग नीति हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, तो इसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई देती है कि परकाला जी ने अगर नीतियों की आलोचना की और उनको वो बनाया गया। मेरा अजीत भाई वही फिर सवाल है जो आलोक जी का है, वो भी आपके मतलब आपकी यूनिवर्सिटी से रहे हैं, जेएनयू के ही जयशंकर साहब हैं। मैं अभी भी मतलब मैं अपने को कन्विंस करना चाह रहा हूं कि इन लोग मंत्री बन जाते हैं, अगर ये साथ जाते हैं तो बहुत से काम समेटने होते हैं, बहुत से काम होते हैं। मोदी जी 74 साल के हैं, मोदी जी कोई 24 साल के बच्चे नहीं है कि घूम घूम के सब करेंगे। डिप्लोमेसी में बहुत एक मतलब जो डिप्लोमेसी दिखती नहीं है, बैकडोर, वो सारी बातें चलती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि ये केवल एक मौज मस्ती का टूर था, नथिंग वेरी सीरियस टू डू? क्योंकि अगर सीरियस काम करना होता तो कम से कम मिनिमम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और नहीं तो कॉमर्स मिनिस्टर, ये सारे लोग जाते हैं साथ में। ये पुराना यही रवैया रहा। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे अजीत भाई। आनंद भाई, G7 के जो समिट है उसमें इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है, स्पेशल इनवाइटी है। तो जो इनविटेशन आया मेलोनी जी के तरफ से, क्योंकि वो होस्ट थी, तो उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री को इनविटेशन था, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या कोई और इंडियन मिनिस्टर का इनवाइट नहीं था। उसमें एक और इंडियन थे, आपने देखा होगा कम से कम फोटो, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो इनफैक्ट मोदी जी को चाहिए था कि अजय बंगा से रिश्ता और अच्छा करते, कि एक तो अजय बंगा इंडियन है, ये तो मतलब गर्व का सवाल ये है, इशू है कि अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, पहला इंडियन जो है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, और दूसरा उससे जो है ज्यादा हेल्प मिल सकता है। और मैं एक चीज और उठाना चाहता था, दोबारा इशू, आपने मुझे चाइना वाला सवाल पूछा था, खाली कॉन्ट्रास्ट कीजिए इन दोनों कंट्री का। इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 136 बिलियन डॉलर ट्रेड है। 2022-2023 का फिगर दे रहा हूं मैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट 136 बिलियन डॉलर। अमेरिका के साथ है 100 बिलियन डॉलर, और इटली के साथ कितना है? 15 बिलियन डॉलर।
तो $15 बिलियन और $136 बिलियन, और इंडियन मीडिया जो है फोकस कर रही है मेलोडी और मेलोनी और मोदी जी, इंस्टेड ऑफ ये फोकस होना चाहिए था इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड पर। तो मैं ये इश्यू सोचा कि जरा बता दूं कि मतलब देख लीजिए, ये जो है इटली जो है वो 15th लार्ज इन्वेस्टर है इंडिया का, और चाइना जो है नंबर 1। और सच्चाई क्या है कि हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना रहे हैं ये छोटे छोटे प्लेयर से, यूरोपियन यूनियन के और चाइना से, जो है हमारा एक तरह से मतलब हम लोग उसको ऑलमोस्ट एनिमी के तरफ मूव कर दिए हैं। और फाइनल पॉइंट एक चीज और, ये जो मणिपुर पे मोदी जी से आदमी इसलिए दुखी हैं कि प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार बने हैं, आज तक एक बार भी मणिपुर गए नहीं। और इधर देखिए राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी ने अपना न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट किए। तो फोकस देखिए राहुल गांधी जी का और मोदी जी का, इससे क्लियर हो जाता है कि उनका फोकस कहां पे है।